अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर तक पढ़ा था। आज हम पहले देखेंगे एम मीटर और वोल्ट मीटर क्या होते हैं और कैसे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एम मीटर और वोल्ट मीटर में। राइट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम मीटर। बेसिकली ये एक डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट used to measure the current in a circuit, used to measure the current in a circuit, इसको हम कहते हैं क्या, एम मीटर। और मैं आपको बताऊं कि हम गैल्वानोमीटर से कैसे एम मीटर बनाते हैं। हम एम मीटर को गैल्वानोमीटर को पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इफ वी कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर, इट बिकम्स एम मीटर। राइट, सो ए गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड into an ammeter by connecting लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हम पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये गैल्वानोमीटर एम मीटर बन जाएगा। कैसे? अगर आपका ये गैल्वानोमीटर है, सपोज जी इसकी रेजिस्टेंस है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा एक लो रेजिस्टेंस जिसको शंट रेजिस्टेंस भी हम कहते हैं, और ये बन जाएगा आपका एम मीटर। तो इसमें अब यूजुअली होता है कि हमें कितनी लो रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, वो डिपेंड करेगा कि हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा करंट मेजर करवाना चाहते हैं। मान लो आप आई करंट मेजर करवाना चाहते हो इस एम मीटर से, अब तो क्या हो जाएगा, तो कितनी रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी पैरेलल में ताकि ये एम मीटर बन जाएगा आई रेंज का। आई अब रेंज कहलाएगा, यानी आई विल बी द करंट, मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड बाय दिस एम मीटर। तो हमने एस रेजिस्टेंस सपोज लगा दी, यहाँ से करंट आई आ रही है, तो यहाँ से सपोज करंट जाएगी आई जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, यानी यहाँ से कितनी करंट जाएगी, जब इसके जो डिविजन्स होते हैं, इसकी नीडल जब फुल्ली डिफ्लेक्टेड होगी उस टाइम पे करंट कितनी जा रही है। तो यहाँ से करंट आई आप मेजर करवाना चाहते हैं, आई इज़ द मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड, आई को हम रेंज भी कहते हैं। सो यहाँ से गया आई जी, तो यहाँ से कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। राइट, अब चूंकि ये दो पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो कहने राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी एंड एस इज सेम। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इसके अक्रॉस कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस जी है। तो बेसिकली मुझे एस ही निकालना, तो एस किसके बराबर आएगा, आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू जी। ये चीज आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। सो एस इज द शंट रेजिस्टेंस टू बी इन कनेक्टेड इन पैरेलल। कितना रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगाएंगे ताकि ये बन जाएगा एम मीटर, किस रेंज का, आई रेंज का। तो आई यहाँ पर क्या है, इट इज द रेंज ऑफ एम मीटर। इस रेंज का ये क्या है, इस एम मीटर का क्या है, ये रेंज, यानी मैक्सिमम करंट ये आई मेजर अब कर पाएगा ये कॉम्बिनेशन। अच्छा, आई जी क्या है, आई जी है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। यानी गैल्वानोमीटर के थ्रू मैक्सिमम करंट कितनी जा रही है, मैक्सिमम आई जी फुल से, जब ये फुल्ली इसकी नीडल डिफ्लेक्टेड होगी। तो बस यही चीज है। और इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब इस कॉम्बिनेशन का क्या होगा। अच्छा, एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इस कॉम्बिनेशन का होगा वो अब कितना होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रोडक्ट बाई सम, यानी आर इंटू एस डिवाइड बाई आर प्लस एस के बराबर। बस इतना ही है एम मीटर। इस पे क्वेश्चन भी आता है। फिलहाल व्हाट इज नाउ एम मीटर, एम मीटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन मेजर द करंट। अच्छा, गैल्वानोमीटर कैसे एम मीटर बन जाता है, गैल्वानोमीटर को पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाओ तो ये एम मीटर बन जाएगा।
कितनी, अब चूंकि ये दो पैर, यहाँ से अगर करंट आई यहाँ से आई जी गया, यहाँ से गया आई माइनस आई जी, ये दो पैरेलल में है, आई माइनस आई जी इंटू एस आएगा बराबर आई जी इंटू जी, तो वहाँ से एस का वैल्यू निकल आएगा। सो इतनी रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में लगानी पड़ेगी ताकि आप एक एमीटर बना सको, किस रेंज का, आई रेंज का। यानी आई क्या होता है, मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड बाय दिस एमीटर, राइट। तो इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ही आया है, नीट में भी आया है, जेई में भी आया है। ए गैल्वेनोमीटर हैज कॉइल रेजिस्टेंस, वी हैव ए क्वेश्चन, ए गैल्वेनोमीटर हैज कॉइल रेजिस्टेंस 100 ओम, ये जी दिया गया है, 100 ओम रेजिस्टेंस है कॉइल की रेजिस्टेंस, एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट देता है व्हेन 1 मिली एम्पियर करंट पासेस थ्रू इट। यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये दिखाता है, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है आई जी पासेस थ्रू इट, राइट। ओके, अब क्वेश्चन हमसे पूछा द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ shunt resistance required to convert this into an ammeter of range 10 एम्पियर, राइट। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखिए जी दिया हुआ है, आई जी दिया हुआ है और आई दिया हुआ है, खेल खत्म। तो शंट रेजिस्टेंस हमें कितनी लगानी पड़ती है, आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी इंटू जी, ये हम अभी अभी ये फॉर्मूला पढ़े। आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, वो 1 मिली एम्पियर है, यानी 10 रेज पावर -3 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर हुआ 10 रेज पावर -3 एम्पियर, डिवाइड बाई रेंज कितना है 10 एम्पियर, सो 10 माइनस आई जी कितना है 10 रेज पावर -3, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है आपकी 100, तो ये बन जाएगा 10 रेज पावर -3 इंटू 100 हुआ 10 रेज पावर -1 है ना, ये 10 रेज पावर 2 हुआ ना, तो ये बन जाएगा 10 रेज पावर -1 डिवाइड बाई 10 माइनस ये हुआ 0.001, राइट। सो ये हुआ 1/10, 10 के मुकाबले में ये आप डायरेक्टली नेगलेक्ट कर सकते हो, बहुत छोटी टर्म है, तो आंसर आएगा 10 रेज पावर -1 डिवाइड बाई 10। सो योर आंसर विल बी 1/10, 10 रेज पावर -1 होना 1/10 इंटू 10 यानी 1/100। सो व्हाट इज योर आंसर, 0.01 ओम। दिस इज द शंट रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम कहेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे, और गैल्वेनोमीटर कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है, बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये याद रखना। यानी वोल्ट मीटर जो है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। सो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करवा सकते हो। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग, क्या कनेक्ट करेंगे दोस्तों, बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। हमें सीरीज में बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन जाएगा। यानी अगर आपका ये गैल्वेनोमीटर है, इसको वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाएगा, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दो तो ये बन गया वोल्ट मीटर। तो ये रेजिस्टेंस आर, राइट। अब मान लो यहाँ से जो करंट जाएगी वो आई जी है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और सपोज वी वोल्ट आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करवाना चाहते हो, वी इज द रेंज, यानी मैक्सिमम वोल्टेज टू बी मेजर्ड बाय दिस वोल्ट मीटर नाउ। तो मुझे बताइए दोस्तों वी किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है ना। सो वी किसके बराबर आएगा, आई जी इंटू, शाबाश, आई जी इंटू टोटल रेजिस्टेंस, वी होगा ना आई आर के बराबर। सो वी होगा आई कितना है, आई जी इंटू व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस जी, बस खेल खत्म। सो ये बनेगा वी बाय आई जी होगा आर प्लस जी,
तो आर ही हमें निकालना होता है। कितना हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा वो डिपेंड करता है आप कितना मैक्सिमम वोल्टेज मेजर करवाना चाहते हो। सो आर किसके बराबर आएगा, V by IG minus G. So this is the value of series resistance to be connected in series to convert this galvanometer into voltmeter of range V volt. तो इस पे भी एक न्यूमेरिकल आता है। सो वोल्टमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। हम कैसे गैल्वानोमीटर से वोल्टमीटर बना सकते हैं, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस हम लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, वी होता है IG इंटू आर प्लस जी, वी होता है IG इंटू आर प्लस जी। सो वी बाई आई जी इज इक्वल टू आर प्लस जी, आर आएगा वी बाई आई जी माइनस जी। सो ये रेजिस्टेंस आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। आप इसमें भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है, वो आप खुद कर सकते हो, वहाँ पे रेंज दिया होगा, यानी कितना मैक्सिमम वोल्टेज आप मेजर करवाना चाहते हो। सो V दिया होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अभी जैसे दिया था वो दिया होगा, G दिया होगा, तो आप R निकाल सकते। यानी एग्जांपल के तौर पे मान लो V आपसे 10 वोल्ट है, आप 10 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 1 मिली एम्पियर, राइट, गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस है 50 ओम। तो बताओ क्या हम R नहीं निकाल सकते हैं, कितना सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, V के बदले 10, IG के बदले 10 रेज पावर माइनस 3 यानी 1 मिली एम्पियर, G के बदले 50, खेल खत्म। तो ये आपका वोल्टमीटर हो गया। इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं, हमारे पास अब मैग्नेटिज्म वाले पार्ट पे आते हैं, मैग्नेट्स पे आते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगर हम मैग्नेट्स की बात करते हैं, मैग्नेट्स में मैग्नेट जो होता है इसमें दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। एक पोल से दूसरी पोल तक की लेंथ को हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, LM और LG। दिस इज ज्योमेट्रिक लेंथ एंड दिस इज मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी कम होती है। अब दैट इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, मैं बस ये पॉइंट कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये डाईपोल है ना, मैग्नेट में दो पोल्स होते तो ये डाईपोल है। एक पोल का स्ट्रेंथ होगा कुछ, इसका भी स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ हम M से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, इसका भी पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, स्मॉल m। दो पोल्स के बीच में दूरी समझो 2a है, तो व्हाट इज मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट इक्वल टू, वो होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ये बात आपने याद रखनी है। डाईपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। सो अगर जिस तरह से चार्ज होता था Q और Q, इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट होता था Q इंटू 2a, बट यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आप कंसिडर करेंगे। इस पोल का स्ट्रेंथ M है, इस पोल का स्ट्रेंथ भी स्मॉल m है। सो डाईपोल मूवमेंट होगा M इंटू 2a के बराबर। अच्छा, नोट पॉइंट मैं आपको बता दूं, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम मैग्नेट को कट करते हैं। अगर आप ऐसे N कट्स मारोगे, N हिस्से करोगे, कटिंग ऑफ मैग्नेट, ठीक है, इफ वी कट इनटू N हॉरिजॉन्टल पीसेस, N पीसेस हम कर देंगे, तो डाईपोल मोमेंट एक पीस का जो होगा, एक पीस, ईच पीस का जो डाईपोल मोमेंट होगा, टोटल का अगर M है डिवाइड बाई नंबर ऑफ पीस जितने आपने किए, यानी अगर इसका डाईपोल मोमेंट M था, एक पीस का कितना होगा, M डिवाइड बाई नंबर ऑफ द पीसेस। सेम इज केस अगर आप वर्टिकल कटिंग करेंगे, मान लो आपके पास एक मैग्नेट ऐसे और आपने ऐसे कट्स मारे, N कट्स आपने मारे, उस टाइम पे भी मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट ईच पीस, एक पीस का जो होता है वो होता है टोटल मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीसेस। अगर आप ऐसे कट मारोगे N और ऐसे मारोगे, सपोज ऐसे X कट्स मारोगे और ऐसे Y कट्स मारोगे, तो मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट एक पीस का होगा M बाई एक्स वाई। अगर हॉरिजॉन्टल X पीसेस करोगे, वर्टिकल Y पीसेस करोगे, तो एक छोटे से पीस का डाईपोल मोमेंट होगा M बाई एक्स वाई के बराबर। ये कभी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ा है। अब हम बात करते हैं, इसकी भी एक्सियल लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, तो मैं वही पहले डिस्कस करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा और एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्या होता है, KQ बाई आर स्क्वायर, बट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच पोल, एक पोल से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, अभी के मत होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई आर स्क्वायर होगा, ये याद रखना आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई आर स्क्वायर। M क्या है, पोल स्ट्रेंथ, राइट। मैं यहाँ पे लिखूंगा magnetic field on axial
लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल लाइन पे हम मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, समझो ये आपका डाइपोल है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा। ये समझो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, दूरी है 2a, बराबर सेम कैलकुलेशन यहाँ भी है। आपने एक एक्सियल लाइन पे, ये एक्सियल लाइन समझो है, इस पे आपने एक पॉइंट लिया सेंटर से x की दूरी पे, डाइपोल के सेंटर से x की दूरी पे। अब ज़रा बताओ नॉर्थ पोल से कितना फील्ड यहाँ होगा? नॉर्थ पोल से अवे होता है ना, तो मैं लिखूँगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? x माइनस ए, ये a है ना, आधा a हो गया, ये दूरी हुई x माइनस ए, यानी m बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। अब साउथ पोल से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। साउथ पोल से कितना फील्ड होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी? x प्लस ए का स्क्वायर, x प्लस ए का स्क्वायर। और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, नॉर्थ से अवे होता है, साउथ से टुवर्ड्स। अब नॉर्थ चूंकि नज़दीक है, इसका फील्ड ज़्यादा होगा, तो नेट फील्ड होगा ये माइनस ए, राइट। सो नेट फील्ड जो होगा, नेट फील्ड होगा, इसको ये माइनस कर लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था के क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होता है के क्यू बाई एक्स प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ के बदले है म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्यू के बदले है पोल स्ट्रेंथ। खेल खत्म। तो कांस्टेंट म्यू नॉट m बाई 4 पाई बाहर आया हमारा, अंदर बचा 1 बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर वही जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। सो दैट इज म्यू नॉट m बाई 4 पाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर, यानी x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, बट इस सारे का स्क्वायर भी है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर दोनों का है तो वो स्क्वायर मैंने अपना यहाँ पे डाल दिया, राइट। सो दिस इज म्यू नॉट m बाई 4 पाई, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस तीनों को मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म कटेगी, ए स्क्वायर वाली भी टर्म कटेगी, बिकॉज ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, इन दो का सम हो जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा म्यू नॉट m बाई 4 पाई 2x से प्लस 2x से हो जाएगा 4x से डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। चलिए नाउ इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। नेट फील्ड जो आपका आएगा म्यू नॉट m बाई 4 पाई इसके बदले हम लिख सकते हैं, ये जो है 4xa के बदले मैं लिखूंगा 2 इंटू एक्स इंटू 2a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। सो ये बनेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू 2a होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कैपिटल M, राइट, और साथ में x भी है और 2 भी है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस यहाँ m इंटू 2a के बदले मैंने लिखा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। सो व्हाट इज नाउ आंसर? ट्वाइस म्यू नॉट बाई 4 पाई mx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या लिखते हैं हम? फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल अगर होगा उसके लिए a बहुत छोटा होगा, x होगा बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू x ज़्यादा होगा, तो a को नेगलेक्ट कर लो। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? ट्वाइस म्यू नॉट बाई 4 पाई mx डिवाइड बाई एक्स रेज पावर 4। ये एक x खत्म होगा, x क्यूब रहेगा,
यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ट्वाइस म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई एक्स क्यूब, यानी b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही आया था, बट वहाँ इसके बदले k आया था, इसके बदले p आया था, बस बाकी तो सेम था, ट्वाइस के पी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। बट आई होप कि अगर इक्वेटोरियल लाइन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा क्या आता था अगर आपको याद हो, के पी बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज पावर 3/2, शायद ये आया था। ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन की बात हो रही है। बट अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे, के बदले हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, पी के बदले m, बाकी तो वही रहेगा। सो आई होप कि इक्वेटोरियल लाइन पे आपको करना है बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, ये आप खुद करेंगे। चलिए, इसके बाद अब अगर हम, आपको याद है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, अगर आप डायपोल को डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर टॉर्क लगता था P क्रॉस E। तो अगर मैग्नेटिक डायपोल को डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें भी टॉर्क लगेगा M क्रॉस B। बट वो चलो मैं दिखा देता हूँ। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में डाला है तो उस पर टॉर्क लगता है। देखिए वो निकालेंगे कितना होगा। समझो दोस्तों, ये मैग्नेटिक फील्ड है डिनोटेड बाई बी। हमने इसमें एक मैग्नेट डाला बराबर जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल डाला था, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ये दूरी कितनी है हमारी, 2a के बराबर। इस पे फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, वहाँ क्यों ई फोर्स लगा था, यहाँ पे लगेगा mb फोर्स। क्यों के बदले पोल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे फोर्स होता था क्यों ई, यहाँ पे फोर्स होगा चार्ज के बदले पोल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले मैग्नेटिक फील्ड mb। सिमिलरली इस पोल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, mb के बराबर। तो इन दो फोर्स की वजह से टॉर्क होगा जो इसको घुमाएंगे। सो व्हाट इज टॉर्क, द फोर्स बीइंग equal and opposite, try to rotate the dipole। ये डायपोल को रोटेट करने लग जाएंगे एंड टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड। तो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। और मैंने आपको पढ़ाया था टॉर्क होता है ईदर फोर्स, दोनों में से एक फोर्स ले लो, इनटू फोर्स आर्म। फोर्स कितना और फोर्स आर्म कितनी। सो टॉर्क होगा व्हाट इज ईदर फोर्स, दोनों में से एक फोर्स ले लो mb। अब फोर्स आर्म ये होती थी, मैंने वहाँ पे पढ़ाया था, दिस इज फोर्स आर्म ये वाली। अगर ये एंगल है थीटा तो 2a का ये कॉस कंपोनेंट बनेगा, ये साइन कंपोनेंट बनेगा, यानी ये होगा 2a साइन थीटा। बस यही फोर्स आर्म है, यही तो है फोर्स। फोर्स आर्म के बदले क्या लिखेंगे, 2a साइन थीटा। अब m इंटू 2a को हम कहते हैं कैपिटल M, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी mb साइन थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, यानी टॉर्क किसके बराबर होगा, m क्रॉस b, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल। इनफैक्ट मैंने फिर वहाँ पे अलग अलग केस भी पढ़ाया कि अगर थीटा 0 होगा, है ना, मतलब mb साइन थीटा। अगर पहला केस अगर थीटा होगा 0 तो टॉर्क कितना होगा, mb साइन 0, साइन 0 0 होता है, टॉर्क होगा 0। अगर थीटा होगा 180 डिग्री, साइन 180 भी 0 होता तो टॉर्क होगा 0। अगर थीटा होगा 90 डिग्री तो टॉर्क होगा मैक्सिमम mb के बराबर, ठीक है, बिकॉज साइन 90 इज 1 एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ m एंड b। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट हमें देगा टॉर्क की डायरेक्शन। इनफैक्ट मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो ऑसिलेटिंग डायपोल भी पढ़ाया था, वहाँ टाइम पीरियड हमारा जो आया था वो आया था 2.√I/PE, आपको याद है। बट यहाँ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग डायपोल का इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। ऑसिलेटिंग डायपोल का टाइम पीरियड होता है 2.√I/, यहाँ वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग डायपोल इज 2.√I/mb, राइट। तो ये हो गया डायपोल भी। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट हैं। वी हैव नाउ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सारा पढ़ा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में जितना भी है,
सारा कवर होगा। ये वीडियो लेक्चर्स जब आप ख़त्म करेंगे 12 घंटे मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह उसी टाइम में कंप्लीट होंगे। तो वंस आप ये सारे देखेंगे फिर बोर्ड एग्जाम के ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, राइट, बिकॉज हम सारा पढ़ रहे हैं, छोड़ कुछ नहीं रहे हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, वी हैव सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। पहली टर्म आपके पास है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, देखिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है। मान लो आपके पास कोई कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमने पढ़ा था सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, म्यू नॉट एन आई के बराबर, अगर आपको याद हो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड इज म्यू नॉट एन आई, राइट। तो ये वाली टर्म जो है नंबर ऑफ, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न डेंसिटी, आई इज द करंट। सो मैग्नेटिक फील्ड इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये दोनों सेम है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है म्यू नॉट, इस टर्म को हम एच कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो ये भूलना नहीं। सो एच किसके बराबर होगा, बी बाई म्यू नॉट के बराबर। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बेसिकली होता है मैग्नेटिक फील्ड में कितनी कुव्वत है कि वो मटेरियल को मैग्नेटाइज करे। सो दिस इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी बाई म्यू नॉट, और इसका यूनिट क्या आएगा, टर्न्स है ना, एन का यूनिट क्या है, इट इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और करंट का एम्पियर, यानी एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ। अब टर्न तो यूनिट है नहीं, यानी एम्पियर पर मीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है इसका यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, इट इज डिनोटेड बाय एच। ये हो गई मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी एक फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे और करंट पे, राइट। दूसरी टर्म है जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है अगर आप किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन व्हेन ए मटेरियल, जब आप किसी मटेरियल को इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ अगर आप किसी, मान लो मैंने यहाँ पे कोई मटेरियल डाला तो ये मैग्नेटाइज होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटाइज होता है। कितना मैग्नेटाइज होगा उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यानी इसकी और एक डेफिनेशन भी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, बिकॉज जब आपने किसी फील्ड में डाला ना कोई मटेरियल तो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। तो कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा यूनिट वॉल्यूम में, उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन व्हेन ए मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड एंड वॉल्यूम, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका यूनिट भी एम्पियर पर मीटर ही है, ये याद रखना, कभी बोलना नहीं। हो गई दो चीज़ें। इसके बाद हमारे पास होता है तीसरी टर्म जिसको हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। So third is susceptibility, ये काई से डिनोट होता है ऐसे। ससेप्टिबिलिटी होता है एक मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हुआ, ये हुआ मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हुआ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ससेप्टिबिलिटी होता है एक मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है, हाउ इजीली a material gets magnetized, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी जो होता है इट इज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी आई, ठीक है, एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। यानी ससेप्टिबिलिटी जो हमारी होती है इट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना है, आई डिवाइड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है, आई बाय एच, यानी यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। ससेप्टिबिलिटी विल बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने।
अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो मटेरियल्स मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उनका आई भी पॉजिटिव होता है और ससेप्टेबिलिटी भी पॉजिटिव होता है। ये नोट पॉइंट आप लिख लो। द मटेरियल्स विच गेट मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देयर intensity of magnetization I is positive and susceptibility is also positive. Point number 2, those materials which get magnetized opposite to the direction of magnetic field, जो मैग्नेटाइज होते हैं फील्ड के ऑपोजिट, जिनमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है फील्ड के ऑपोजिट, एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट। सो दोज मटेरियल्स विच गेट मैग्नेटाइज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, उनका जो ससेप्टेबिलिटी होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव होता है, ससेप्टेबिलिटी भी उनका होता है क्या, नेगेटिव, राइट। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इनफैक्ट एक रिलेशन भी है, मैं नोट पॉइंट लिखवाना चाहता हूं। वी हैव ए रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी। तो रिलेशन ये है, ससेप्टेबिलिटी जो हमारा होता है या रिलेटिव परमेबिलिटी, वो होता है बराबर 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखें, ठीक है। कुछ मटेरियल्स का रिलेटिव परमेबिलिटी होता है 1 से ज़्यादा, तो ससेप्टेबिलिटी आएगी पॉजिटिव, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कुछ मटेरियल्स का रिलेटिव परमेबिलिटी होता है 1 से कम, तो जब ये 1 से कम होगा ये इधर आएगा, ये माइनस बनेगा, ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव आएगी। वो अभी डिस्कस होंगे, फिलहाल ये रिलेशन आप याद रखना। अब हमने क्या क्या मटेरियल्स को हमने क्लासीफाई किया हो, वो हैव डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। उनकी प्रॉपर्टीज भी बोर्ड एग्जाम में आती है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स, we have now classified the materials into diamagnetic, paramagnetic classification. देखिए हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया। पहली प्रॉपर्टी जो है, पहला वो है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं विच आर रिपेल्ड वीकली, मतलब वो रिपेल होते हैं। अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल किसी फील्ड में डालते हैं तो वो रिपल हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी मैग्नेट के करीब डायमैग्नेटिक मटेरियल होगी वो रिपेल होगा, बट वीकली, उतना स्ट्रांगली नहीं। सो मटेरियल्स विच आर रिपेल्ड वीकली बाय मैग्नेट्स, इनको कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। इनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। पहली प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो जब मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं वो मैग्नेटाइज होते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दे गेट मैग्नेटाइज्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। वो मैग्नेटाइज तो होते हैं बट एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल या द डायमैग्नेटिक पाउडर, अगर पाउडर के शेप में लेंगे हम, गेट्स शिफ्टेड towards weaker field side, यानी अगर आप किसी बाउल में डालेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब बाहर से आपने रखा, मान लो मैग्नेट, आपने यहाँ पे मैग्नेट रखा है, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, तो ये मटेरियल, ये पाउडर जो है ये इधर की ओर एक्यूमुलेट होगा जहाँ फील्ड कम होगा। यहाँ फील्ड ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल नहीं होगा, ज़्यादा मटेरियल होगा किधर की ओर, जहाँ का फील्ड कम है। इधर और इधर मैग्नेटिक फील्ड कम है तो ये मटेरियल वीकर फील्ड की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। सो 2 प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ ए डायमैग्नेटिक rod is placed
इन एक्सटर्नल फील्ड, अगर आप एक डायमैग्नेटिक रॉड डालेंगे एक्सटर्नल फील्ड में, इट सिलेक्ट्स longest axis perpendicular to field direction. It selects longest axis perpendicular to field direction. यानी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपने डायमैग्नेटिक रॉड डाल दी तो ये ऐसे ये रॉड रह जाती है, ठीक है। यानी इसकी जो लॉन्गेस्ट एक्सिस होती है वो फील्ड को परपेंडिकुलर होती है, वही हमने लिखा। इफ ए डायमैग्नेटिक रॉड इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, it selects longest axis perpendicular to the field direction, right? Next property, a diamagnetic fluid अगर डायमैग्नेटिक फ्लूइड हम U-ट्यूब में लेंगे, इन U-ट्यूब गेट्स डिप्रेस्ड, उसकी लेवल नीचे चली जाते हैं व्हेन एक्सपोज्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी अगर आपका एक U-ट्यूब है, इस U-ट्यूब में आपने एक डायमैग्नेटिक लिक्विड लिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे नॉर्थ साउथ मैग्नेट डालोगे तो इस लिक्विड की लेवल नीचे चली जाएगी। इस साइड से तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा लिक्विड की लेवल, बट जिस साइड से आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उधर फील्ड लिक्विड की लेवल जो है वो डिप्रेस हो जाएगी, वो नीचे चली जाएगी। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज, इन फैक्ट वी हैव सम अदर आल्सो। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इनका म्यू आर फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है 1 से कम, तो इनकी ससेप्टेबिलिटी होती है नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी आप खुद लिखेंगे, उनकी जो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनकी ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यानी जो ससेप्टेबिलिटी है इनकी, उसका टेम्परेचर के साथ कोई लेना देना नहीं है। ससेप्टेबिलिटी रिमेन्स सेम फॉर ऑल टेम्परेचर्स। सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेट। नो व्हाट आर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटाइज होते हैं, जिनको अगर आप फील्ड में डालते हो दे गेट रिपेल्ड वीकली, ये रिपेल होंगे वीकली बाय मैग्नेट्स। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी ये मैग्नेटाइज होते हैं फील्ड के ऑपोजिट। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप पाउडर लेंगे ये फील्ड, जहाँ का फील्ड कम होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल उधर की ओर चला जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आप रॉड डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, डायमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई रॉड, इट सिलेक्ट्स लॉन्गेस्ट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अच्छा, यूट्यूब में अगर डालेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल, फिर अगर आप एक्सपोज करोगे मैग्नेटिक फील्ड, लिक्विड की लेवल डाउन हो जाएगी। अच्छा, रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है 1 से कम, तो ससेप्टेबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की होती है नेगेटिव। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, ससेप्टेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। अब इसके बाद हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, यहीं पे उनकी प्रॉपर्टीज भी आप लिखवाऊंगा, अगर नोटबुक आपके सामने आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे। ना अगर हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स रिपेल नहीं होते। सो दूसरी क्लासिफिकेशन है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। प्रॉपर्टीज, दे गेट मैग्नेटाइज। पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर फील्ड में डालोगे वो मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, वो मैग्नेटाइज होते हैं फील्ड के डायरेक्शन में। अच्छा, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा, पैरामैग्नेटिक पाउडर जो होगा उसका उल्टा अब होगा, पैरामैग्नेटिक पाउडर शिफ्ट्स टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर फील्ड साइड। यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है जहाँ फील्ड ज़्यादा होगा वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर ये पाउडर है वहीं पे ज़्यादा ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ कम होगा। अच्छा, जब आप डालोगे पैरामैग्नेटिक रॉड, जब आप पैरामैग्नेटिक रॉड डालोगे, इट सिलेक्ट्स लॉन्गेस्ट एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल यानी अभी ऐसे रॉड शिफ्ट हो जाएगी। इट सिलेक्ट्स लॉन्गेस्ट एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, द पैरामैग्नेटिक फ्लूइड, अगर पैरामैग्नेटिक फ्लूइड लोगे यूट्यूब में, गेट्स डिप्रेस नहीं होगा, गेट्स रेज्ड, वो रेज हो जाएगा। यानी जहाँ फील्ड होगा उधर की ओर रेज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा फ्लूइड, यहाँ से डाउन हो जाएगा।
अच्छा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करते हैं, उनकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है 1 से ज़्यादा, तो ससेप्टिबिलिटी आएगी पॉजिटिव। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का ये ग्राफ आएगा। और यही क्यूरी लॉ भी है। अगर पूछा जाए क्यूरी लॉ क्या कहता है, क्यूरी लॉ हमें कहता है कि ससेप्टिबिलिटी जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यूरी लॉ, CURI, क्यूरी लॉ। इसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। वो बराबर उनकी प्रॉपर्टी सेम टू सेम यही है जो पैरामैग्नेटिक की है, बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, उनको स्ट्रांग अट्रैक्शन मैग्नेट्स के साथ होते हैं। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक, व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। बट लास्ट में एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, फेरो और पैरा सेम टू सेम। अब फेरो होते हैं थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, अगर टेम्परेचर हम बाहर बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है पैरामैग्नेटिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा। इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक। और ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक बन जाता है पैरामैग्नेटिक, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ये पॉइंट याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो बचता है मैग्नेटिज्म का, अर्थ यानी जियोमैग्नेटिज्म। देखिए दोस्त, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, अर्थ्स मैग्नेटिज्म मैं पढ़ाऊंगा बोर्ड एग्जाम में क्या आता है इसमें से। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको फील दूंगा मसला क्या। अगर ये हमारे पास ये अर्थ है, मान लो दिस इज अर्थ, सपोज दिस इज एज्यूम्ड अर्थ, ये अर्थ, सपोज ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ मैंने बनाई, तो आपको ये पता होना चाहिए ये मान लो साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है अर्थ का। तो अर्थ के बाहर फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसा देखने में लग रहा है, हालांकि है नहीं, ऐसा लग रहा है कि ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। लेकिन अगर ये जियोग्राफिक एक्सिस है, अर्थ का मैग्नेट थोड़ा सा टिल्टेड है ऐसा, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा एज्यूम्ड मैग्नेट है, हम एज्यूम करते हैं अर्थ के अंदर बहुत एक बड़ा मैग्नेट है, बट उसका नॉर्थ पोल जो है, जियोग्राफिक नॉर्थ जो है, उधर की ओर साउथ पोल है, और साउथ की ओर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ये आपको पता होना चाहिए। जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर मैग्नेट का साउथ पोल है और जियोग्राफिक साउथ की ओर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, राइट। उसके बाद नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल के चला जाता है साउथ पोल में, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के चला जाता है साउथ पोल में। तो यहाँ ये जियोग्राफिक एक्सिस हमारी हो गई और ये हो गई मैग्नेटिक एक्सिस। इन दो एक्सिस के बीच में थोड़ा सा एंगल है 11.5 डिग्री, 11.5 डिग्री एंगल है। सो ये होगी जियोग्राफिक एक्सिस, ये होगी मैग्नेटिक एक्सिस। हमारे पास और दो चीज़ें, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन होता है प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस। एक प्लेन अगर हम एज्यूम करेंगे, ए प्लेन, ए वर्टिकल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस, इसको कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। एंड ए वर्टिकल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। सो वी हैव जियोग्राफिक मेरिडियन, वी हैव मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आप एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर लो, वो पूछा जाता है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। वो पहला एलिमेंट क्या है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है इस पे, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मैंने डिटेल्ड वो
मैं अर्थ जियोमैग्नेटिज्म मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है जो एंट्रेंस एग्जाम में आता है, बट बोर्ड्स के लिए ये है. सो व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? इट इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल क्या होता है? एट ए प्लेस या किसी भी जगह पे जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. और इसका वैल्यू जो है ये थीटा से हम डिनोट करते हैं. इसका वैल्यू डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होता है. ठीक है, एट डिफरेंट प्लेसेस इट्स वैल्यू इज डिफरेंट. डिफरेंट जगहों पे इसका वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, अलग है. तो अगर मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये एक मेरिडियन है, ये प्लेन होता है ना, मेरिडियन प्लेन होता है ऐसे. मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये जियोग्राफिक मेरिडियन है. जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है इसको कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. इन दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल है इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. तो ये पहली चीज हमने पढ़ ली. उसके बाद हमारे पास दूसरी एक चीज है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डिप. राइट, सो सेकंड एलिमेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, उसको कहते हैं मैग्नेटिक डिप. मैग्नेटिक डिप. मैग्नेटिक डिप जो होता है, ये समझो अच्छे से, मैग्नेटिक डिप जो होता है, मान लो ये ज़मीन है, ज़मीन की किसी हिस्से पे मैग्नेटिक फील्ड है कुछ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है. तो किसी भी जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाता है? एक हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो मैग्नेटिक मेरिडियन में. सो अभी तो मैं इसका पूरा फील नहीं आपको दे पाऊंगा. मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो इसका बना, उसमें पूरा फील मैंने बॉल पे समझाया है, बट यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. किसी जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाता है? किसके साथ? एक ऐसी लाइन के साथ, एक ऐसी हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो मैग्नेटिक मेरिडियन में डाली गई है. यानी कहने सिंपली राइट, एंगल विच द टोटल strength of magnetic field, angle which the total strength of magnetic field makes with a horizontal line in magnetic meridian. अगर आपने मैग्नेटिक मेरिडियन में एक हॉरिजेंटल लाइन डाली है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाएगा उस हॉरिजेंटल लाइन के साथ? इसको कहते हैं क्या? मैग्नेटिक मेरिडियन डिनोटेड बाय डेल्टा. राइट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं, इक्वेटर पे डेल्टा का वैल्यू होता है 0, ये याद रखना. ठीक है, इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा होता है इसका वैल्यू होता है 0, मैग्नेटिक डिप का वैल्यू होता है 0, और पोल्स पे इसका वैल्यू होता है 90. एट पोल्स डेल्टा का वैल्यू होता है 90 डिग्री. ये आपको याद रखना है. तो कितनी चीज़ें हो गई? 2. पहला था मैग्नेटिक जियोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. दूसरा हमारे पास है मैग्नेटिक डिप. राइट, इसके बाद तीसरी चीज़ जो हमारे पास है उसको कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट. तीसरा एलिमेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट. थर्ड इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट. हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है किसी भी जगह अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है उसका कंपोनेंट इस हॉरिजेंटल लाइन की डायरेक्शन में, जो लाइन आपने मैग्नेटिक मेरिडियन में डाली हुई. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस along a horizontal line drawn in magnetic meridian. मैग्नेटिक मेरिडियन में आपने जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करी है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसमें आपने जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में कितना है उसको क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल कंपोनेंट. तो बताइए दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा? बी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच अगर यहाँ से दिखाएंगे होगा बी कॉस डेल्टा. और अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑल्सो, वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं ढूंढना चाहूँ, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा बी वी
होगा बी साइन डेल्टा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस डेल्टा, बी वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल्टा। इनफैक्ट अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा साइन डेल्टा बाई डिवाइडिंग। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो बी साइन डेल्टा बाई बी कॉस डेल्टा आएगा बराबर बी वी बाई बी एच। सो बी बी कटेगा, साइन डेल्टा बाई कॉस डेल्टा इज टेन डेल्टा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच। यानी याद रखना, अगर आपको किसी भी जगह अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, तो आप निकाल सकते हैं डेल्टा। डेल्टा का नाम है मैग्नेटिक डिप। तो ये तीन चीज़ें हमने पढ़ ली। यहाँ पे आपका मैग्नेटिज्म हो जाता है सारा कंप्लीट, राइट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें मैं EMI AC पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद ऑप्टिक्स की ओर हम जंप करेंगे। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट लेक्चर मैं AC ख़त्म कर दूँ, EMI और AC ख़त्म कर दूँ। तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।